नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला और मैं अनामिका पांडे द पेन पॉइंटर के वीर गाथा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। वीर गाथा एक ऐसी सीरीज है जहां हम आपको देश के जवानों से मिलाते हैं जिनके बारे में जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। और आज इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर पंकज सिन्हा सर। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार सर। आर्मी चूज करने का आपका क्या एक ऐसा रीजन था और आप फैमिली आपको सपोर्ट कर रही थी, आपको मनाना पड़ा? आर्मी चूज करने का जो मेरा मेन रीजन था वो एक्चुअली मेरे फादर, वो खुद आफ्टर 62 वॉर ही वाज इन अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो, और उन लोगों की पोस्टिंग ज़्यादातर चाइना बॉर्डर्स में कुमाऊं गढ़वाल हिल्स में होती है। तो हम लोग भी छोटे बच्चे थे उस वक्त, तो उनके साथ ही जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है उसमें घूमते थे। सो वी वर इन जोशीमठ, और जोशीमठ में जो वहाँ पर ब्रिगेड है जो कंप्लीट कुमाऊं गढ़वाल के साथ जो चाइना बॉर्डर लगता है उसको लुक आफ्टर करती है, उसके ब्रिगेड कमांडर का ट्रांसफ़र हुआ था। और जैसे आर्मी का ट्रेडिशन होता है कि ट्रांसफ़र के टाइम पर प्रॉपर फेयरवेल देते हैं, जवान लोग और ऑफिसर लोग रोड साइड में खड़े होते हैं और उनको जीप में पुल किया जाता है और फूल माला पहनाई जाती है, उनकी जय जयकार की जाती है वगैरह वगैरह। सो आई सॉ दैट एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। सो उस वक्त एक जहन में वैसे ख्याल आया कि मुझे ब्रिगेडियर बनना है। ओके, और तब से कुछ ऐसा चला, और आगे जब मौका आया तो उस वक्त हमने कॉम्पिटिशन्स में अपियर हुए। एंड इवन जब कॉम्पिटिशन्स में अपियर हुए क्लास 12 के बाद, सो बाय देन आई वाज नॉट वेरी श्योर कैसे होगा क्या होगा। सो सुना था एनडीए, क्योंकि हम लोग फादर के साथ कुमाऊं गढ़वाल हिल्स में थे तो हम लोग की एजुकेशन वगैरह थोड़ी डिस्टर्ब रहा करती थी, अच्छे स्कूल्स की वहाँ पर कमी थी। तो क्लास 12 में जब हमारी पढ़ाई हो रही थी तो उस टाइम पर मुझे पता था कि इस समय एनडीए का फॉर्म भरना है। तो हमारे जो एक लेक्चर कैप्टन साहब थे एनसीसी के, आई वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन एनसीसी ऑल्सो, तो उनसे मैंने पूछा कि सर ये एनडीए का फॉर्म भरना है, कैसे भरें? उस ज़माने में इंटरनेट और मोबाइल ये चीज़ें नहीं होती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे बेटा, आप लोग छोटी जगह से, हम लोग हैं हल्द्वानी, उस वक्त हम लोग हल्द्वानी में थे, तो हल्द्वानी में है, यहाँ पर से तो निकलना बड़ा मुश्किल है, तो आप और चीज़ देखो। सो आई डिडंट लाइक दैट, हाउ कैन ही अंडरमाइन और डिमोटिवेट अ स्टूडेंट लाइक दिस। सो आर्मी के उस समय बटालियन कमांडर होते थे मेजर्स। सो जो आर्मी के मेजर साहब थे तो डरते डरते हम उनके पास गए कि सर आई वांट टू अपीयर फॉर एनडीए, तो मुझे क्या करना होगा? तो ही वाज वेरी कोऑपरेटिव, ही मोटिवेटेड एंड ही एक्सप्लेन मी दी कंप्लीट प्रोसीजर, कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है। सो एज पर दैट हमने भरा और एनडीए ज्वाइन किया। फैमिली के तरफ से कभी ऐसा तो सीन नहीं था कि मना कर रहे हैं वो, या फिर कुछ ऐसा? नहीं, फैमिली की तरफ से हमको पूरा सपोर्ट रहा हमेशा। माय फादर, माय मदर एंड इवन माय सिबलिंग्स, जो कुछ भी हमने चाहा उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया। एंड इवन इसके लिए भी जब हमने फॉर्म भरा एनडीए का, तो सिंस आई वाज नॉट वेरी श्योर, तो उस वक्त हमने एनडीए का, आईआईटी का एंड मर्चेंट नेवी का, ये 3 फॉर्म एक साथ भर दिए थे। कोई कोचिंग वोचिंग वगैरह वहाँ पर अवेलेबल होती नहीं थी, और लकीली इट सो हैपेंड कि तीनों में सिलेक्शन हो गया। सो आईआईटी ऑफ कोर्स आई डिडंट वांट टू ज्वाइन बिकॉज कौन पढ़ेगा इतना, दैट टाइप ऑफ थिंग। फिर मर्चेंट नेवी एक ऑप्शन था और नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऑप्शन था। सो उसमें हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी चूज किया और हमारे घर वालों ने भी उसमें पूरी तरह सपोर्ट किया। सर, एक जादुई दुनिया होती है अपनी प्रोफेशन को लेकर या अपने सपने को लेकर कि अगर हम ये करेंगे तो शायद ऐसा ऐसा होगा। आपने जब ज्वाइन कर लिया तो वो जादुई दुनिया वैसी ही निकली या फिर अलग थी? देखिए, हमारे फैमिली से भी और कोई आर्मी में था नहीं, और हम लोग को बहुत ज़्यादा आर्मी की नॉलेज नहीं थी। एंड एनडीए अभी भी है, और उस जमाने में भी इट वाज टफ, इट वाज डिफरेंट फॉर अ पर्सन लाइक मी विदाउट एनी फौजी बैकग्राउंड गोइंग एंड ज्वाइनिंग दैट। कुछ लोग RIMC से आते हैं, कुछ लोग सैनिक स्कूलों से आते हैं, तो उनको एक थोड़ा बहुत आइडिया होता है, और उनका जो टेक ऑफ थ्रेशोल्ड होता है वो भी थोड़ा हाई होता है, क्योंकि वो उस तरह की चीज़ें करके आते हैं।
हम लोग बिल्कुल टोटल सिविल बैकग्राउंड से गए थे, तो हम लोग कुछ भी आइडिया नहीं था। इवन SSB इंटरव्यू में भी वही हुआ कि वो जो पूछते गए वो हम लोग नेचुरल बताते गए, एंड नथिंग एल्स, गॉड वाज काइंड, सिलेक्शन हो गया। और एनडीए जाने के बाद भी चीजें वैसे ही हुई, थिंग्स आर डिफिकल्ट, थिंग्स आर टफ, एंड आई वाज लकी टू बी इन वन ऑफ द स्क्वाड्रन्स इन एनडीए, जो उस जमाने में सबसे टफ स्क्वाड्रन माना जाता था हर लिहाज से। तो उसमें हम गए, और या चीजें शुरू में टफ थी, बट वी कोप्ड अप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कभी भी, एंड ठीक ठाक हो गया सारा कुछ। तो जब सर आप यहाँ ब्रिगेडियर बने, ब्रिगेडियर बचपन से लेकर ब्रिगेडियर, बचपन में कुछ ऐसा आपका जो यादें हैं, बचपन की यादें हैं, कुछ ऐसी यादें जो आप हमसे साझा करना चाहें, बचपन की कुछ यादें? अगर आप आर्मी से रिलेटेड चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो यस, वी यूज टू सी द ग्लैमर एट दैट टाइम। आर्मी ऑफिसर्स हैं, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं या स्कूटर, उस जमाने में वही होता था, कारें वारें तो बहुत बाद में आई। सो वी यूज टू गेट क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय देम, वी यूज टू गेट इम्प्रेस्ड बाय देयर यूनिफॉर्म्स, 3 स्टार लगे हैं, चमक रहे हैं। लेकिन ज्वाइन करने के बाद ये पता चला कि ये जो ग्लिटर है, इसके पीछे जो डेडिकेशन और जो मेहनत है वो काफी चाहिए होती है। एक कुछ कर गुजरने का जज्बा और हार्डशिप से गुजरने की ताकत वो इंसान में होनी चाहिए। नो, कहते हैं कि डू यू हैव इट इन यू? यस, वन हैज टू हैव इट इन हिम, तभी आप उसमें सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। हमने भी 41 ईयर्स तक आर्मी यूनिफॉर्म पहनी है, अगर हम ट्रेनिंग से स्टार्ट करें टिल द लास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट। सो बगैर उस जज्बे के तो आप नहीं कर सकते हैं, और वो जज्बा वही होता है जब आप बचपन में देखते हैं क्या चीज़ है, कैसे है, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं, कितने लोग जो हैं वो फिल्में देखते हैं, तो उनमें सेलिब्रिटी को देखते हैं कि ये बनना है। जैसे आपने बताया कि फौज में रहने पे आपने जब फौज को देखा, तो वहां कहीं ना कहीं अफसर को देख वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है जो लोग में होता है। तो आपको लिए वही सेलिब्रिटी थे कि बस यही बनना है, जैसे आज बच्चे होते हैं फिल्म स्टार बनना है, सुपरस्टार बनना है, आपको था कि हम ये बनेंगे? बिल्कुल, देखिए उस जमाने में इस तरह का मीडिया अवेलेबल नहीं था, और जो चीज आप खुद देख रहे हैं उसी के ऊपर आप अपना मन बनाते हैं। जबकि आजकल के बच्चों के लिए चीजें फर्क है, पैदा होते ही उसके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाता है, बहुत सारी चीजें देखता है, उसके पास ऑप्शंस भी बहुत तरह के आ जाते हैं। और दूसरी बात एक और है कि आजकल वो एक बच्चे 2 बच्चे वाला कंसेप्ट होने से बच्चों को प्यार भी बहुत ज्यादा मिलता है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी मिलता है। सो दे गेट मोर यूज्ड टू अ लिटिल बिट ऑफ इजी लाइफ। तो उनके लिए वो ग्लैमर इज मोर अट्रैक्टिव, जो देख रहा है कि स्टाइल से जा रहा है, हीरो है, पैसे हैं, यू नो, जबकि आर्मी में हार्डशिप्स हैं। यस, बट अगर आपके दिल में वो जज्बा है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, then you will obviously choose on something like this where you can prove yourself. सर, हर चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, तो ज़रूर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारी यादें ऐसी होंगी जब आपने रिटायरमेंट के बाद उसे मिस किया होगा। पर वैसी क्या बातें हैं जिनको आपने कभी मिस नहीं किया और आप खुशगुजार हैं कि चलो अच्छा है वो पीछा छूटा? कुछ है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और जहां तक मिस करने का ताल्लुक है, यस, सी आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। और इतने साल तक उससे उस जर्नी से गुजरने के बाद आप वही बन जाते हैं। आपकी सोच, आपकी चाल ढाल, आपका काम करने का तरीका, हर चीज बिल्कुल उसी तरीके से जाता है। और आप इस बात को जानते हैं बखूबी कि आर्मी में एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, एक अपना तरीका होता है, और उसके बगैर आर्मी नहीं चल सकती है किसी भी देश की। और हमारी तो प्रोफेशनल आर्मी है, सपोज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल आर्मीज इन द वर्ल्ड। तो जब तक वो चीजें बहुत हाई स्टैंडर्ड की नहीं होंगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप वो टैग नहीं जीत सकते कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी इन द वर्ल्ड, जब तक कि आपकी उन चीजों का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा नहीं होगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि आपने बताया कि डिसिप्लिन होता है, काफी ज्यादा उसको मेंटेन करना होता है, और लगभग 30-40 साल 50 साल तक जब लोग नौकरी करते हैं उस जज्बे के साथ, उस डिसिप्लिन के साथ, तो वो आदत बन जाती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे आप घर में रह रहे हैं तो आपको लगता है कि जो चीजें हैं आपने जो अपनाया है 40 साल तक,
वो कहीं ना कहीं घर में फॉलो हो रही हैं, अभी वही डिसिप्लिन, वही चीजें अभी भी मेंटेन है? कभी कभी ऐसे फीलिंग आती है घर पे भी कि अभी हम वही हैं, वही पोस्ट पे हैं और घर में भी वही चीजें चल रही हैं? देखिए, जो आर्मी वालों की फैमिली होती है ना, परिवार होता है, वो भी एज आई सेड कि आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ, तो उस वे ऑफ लाइफ में वो लोग भी ढल जाते हैं। हमारे बच्चे भी, हमारी लेडीज भी, इनफैक्ट लेडीज का तो बहुत बड़ा रोल होता है। उनके सपोर्ट के बगैर कोई भी, चाहे वो जवान है, चाहे ऑफिसर है, चाहे कोई और है, आर्मी में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। जितने डिप्राइवेशंस उनको सहने पड़ते हैं हम लोग की वजह से, एक आम लेडी शायद बाहर उसके बारे में सोच भी नहीं सकती है। सो दे ऑल्सो आर यूज टू दैट, एंड वो तरीका घर का जो है वो यस टू क्वाइट एन एक्सटेंट वैसा ही बन जाता है। सो एवरीबडी इज यूज टू इट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे लगता है कि मतलब बस रिटायरमेंट हुई, लेकिन पोस्ट, ओहदा, तरीका, रहन सहन सब वही है। पोस्ट ओहदा इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए पोस्ट ओहदा टेम्परेरी होता है। आप चाहे एज अ जवान रिटायर हो, चाहे आप एज अ जनरल रिटायर हो, जो काम करने का तरीका है वो दोनों का डिसिप्लिन तरीका होता है। तो पोस्ट ओहदा इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन यस वे ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट। वे ऑफ लाइफ आपकी ऐसी बन जाती है कि आप उसी हिसाब से चलते रहते हैं। आप प्लेन होंगे, सिंपल होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। आप अपने सिविल में दूसरे काउंटर पार्ट से जब आप मिलने लगते हैं, उनसे बात करते हैं, तो फिर आप वो चीजें घुमा फिरा के या बात उस तरीके से करने की आपकी आदत नहीं होती है। आप प्लेन सिंपल स्ट्रेट बात उनसे करते हैं और आप वही उनसे भी उम्मीद रखते हैं, यू नो। सो कई बार वो नहीं मिलता है, यस, तब जरूर कहीं पर थोड़ा सा लगता है यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, बट अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। सर, आपने कश्मीर वैली में भी सर्विस दी है, तो लखनऊ से थोड़ी देर के लिए हमें कश्मीर वैली लेकर चलिए। हमारी मनोधारणा कश्मीरियों के लिए कुछ अलग है, आम जनता की कुछ अलग है। आप उनके साथ कहीं ना कहीं आपने काफ़ी समय बिताया है, आप रहे हैं वहाँ पर, तो आपकी मनोधारणा क्या है? मैं इन्फेंट्री सोल्जर हूँ और मेरी रेजिमेंट है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जो हमारे ट्रुप्स होते हैं उनका कंपोजिशन, हर रेजिमेंट का अपना एक कंपोजिशन होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का, जिसे जैक एलआई शॉर्ट में कहते हैं, उनके ट्रुप्स का कंपोजिशन इज 50% मुस्लिम्स, 50% नॉन मुस्लिम्स, बट एवरीबडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ JNK। एंड व्हेन वी से नॉन मुस्लिम्स, उसमें चाहे कश्मीरी पंडित है, चाहे डोगरा है, चाहे गुजर है, चाहे जो भी है, और सरदार है, हर कोई उसमें शामिल होता है। तो हमने पूरी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ बिताई है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि JNK के लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। दे आर वेरी गुड पीपल। जो चीज़ें हुई हैं कश्मीर में, जो सबको मालूम है, वो बिकॉज ऑफ फॉरेन हैंड्स, हर एक को मालूम है, ज़्यादातर बाहर वाले आए हैं। और जब एक आदमी के सामने वही चीज़ बार बार पेश की जाती है तो एक यंग माइंड कुछ हद तक इफेक्ट होता है, तो वो हुआ है वहाँ पर भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अदरवाइज पीपल आर गुड, और हमें कभी भी कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी नहीं आई। आज भी JNK में कहीं भी कुछ होता है तो इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। और जो JNK, हमारी रेजिमेंट खास करके जो JNK का स्ट्रगल था राइट फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस ऑनवर्ड्स, उससे जुड़ी रही है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, जब 1947 में पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने घुसपैठी भेजने शुरू करे कश्मीर में, कंप्लीट JNK में, अलग अलग एरियाज में। तो उस समय JNK स्टेट फोर्स में एक वर्थवाइल आर्मी टाइप की चीज नहीं थी महाराजा हरि सिंह के पास। एंड तब तक JNK स्टेट इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुआ था, और अगस्त के बाद। तो उस समय अभी अपने आप को उन पाकिस्तानियों से, जो उनके रेडर्स, जो उनके कबाइलीज घुस के आए थे, और उसमें पाकिस्तान के आर्मी वाले भी सिविल ड्रेस में थे, और उन्होंने आके रेपिंग, लूटिंग, आगजनी, ये सब चीजें शुरू की थी। तो उससे कैसे अपने को बचाएं? तो उस वक्त JNK स्टेट के जो लोग थे वो खड़े हुए, उनके पास जो भी था, तलवार, डंडा, फरसा, किसी के पास बंदूक, जो था, छोटे बड़े, बच्चे, बुढ़े, लड़के, लड़कियां, वो सब लेकर के खड़े हुए, और उन लोगों ने बहुत बहादुरी के साथ पाकिस्तानियों का सामना किया।
टिल द टाइम इंडियन आर्मी केम, और जब इंडियन आर्मी वहां पर आ गई तो इन लोगों ने इंडियन आर्मी को पूरी तरह सपोर्ट किया और उसके बाद उनके अंडर में काम करना शुरू किया। तो ये जो लोग थे इनको बाद में ऑर्गेनाइज करके शुरू में एक जेएनके की स्टेट फोर्स बनाई गई जिसका नाम जेएनके मलेशिया रखा गया, और बाद में जब ये जेएनके मलेशिया ने सभी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अच्छा काम किया। सो ये जैकलाई की हिस्ट्री है, और इसमें क्योंकि सब मजहब के लोग हैं तो सिर्फ जैकलाई नहीं बाकियों के संग भी है, एक रियल ट्रू पिक्चर ऑफ द सेक्युलरिज्म। आपको भी पता होगा कि फौज में ऑफिसर्स का धर्म वही होता है जो जवानों का धर्म होता है, और वो है सोल्जरिंग। हिंदू है वो नमाज भी पढ़ता है, और मुसलमान जो है वो हमारे सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर कभी मौलवी साहब छुट्टी पर हैं तो हमारे पंडित जी नमाज भी कंडक्ट करवाते हैं, और अगर पंडित जी छुट्टी पर हैं तो हमारे मौलवी साहब हमारी पूजा भी करवाते हैं। सो कोई भी इस चीज के ऊपर हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, और इट इज कैमरेडरी विच इज देयर। जंग होती है, काफी ज्यादा आपका सफर भी रहा है आर्मी में, ड्यूटी भी आपने काफी लंबी करी है। कुछ ऐसी यादें जो मतलब कुछ एक पर्टिकुलर याद जो है आपको रह गया है कि जिसे आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज जो है आप ड्यूरिंग आपके ये ड्यूटी का जो सेशन रहा है इसमें? ऐसे तो आई डोंट थिंक, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि क्या हम ऐसा कुछ मिस करते हैं। ऐसा मिस तो नहीं करते, बट हाँ, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि जो हम लोग का काम करने का तरीका है, जब कई बार हम देखते हैं कुछ लोग अगर उस तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो कहीं लगता है, लेकिन शायद हो सकता है वो हमारी गलती हो और जो दूसरे कर रहे हो वही ज्यादा सही तरीका हो, तो आई शुड नॉट बी कमेंटिंग ऑन दैट, बट बिसाइड दैट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे जंग होती है काफी लोग शहीद हो जाते हैं, हो सकता है कुछ अपने बहुत खास दोस्त बन जाते हैं जो शहीद होते हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे आपके जो शहादत जिनको मिली हो, तो कुछ ऐसे लोग होंगे आपके नजर में? ऐसे तो खैर बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर मैं बताऊं तो जो मेरा पहला एक्सपोजर टू ऑपरेशंस था वो सियाचिन ग्लेशियर में था। ये 85 की बात है, 1985। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशंस 1984 में शुरू हुए थे, और उस वक्त ग्लेशियर पर फैसिलिटीज बहुत कम थी, और हमारे जवान लोगों ने बहुत हार्डशिप उस समय फेस करी वहां पर। अब तो फिर भी कुछ हद तक फैसिलिटीज हो गई हैं, उस वक्त नहीं थी। आजकल अगर कोई जवान की या ऑफिसर की, किसी की भी फौजी की डेथ होती है तो उसकी बॉडी उसके घर भेजी जाती है, और वहां पर उसका सही तरीके से बेरियल एक्रीमेशन जो भी है वो होता है। उस जमाने में ये चलन भी नहीं था, और फैटेलिटीज का रेट भी बहुत हाई था। सो आई रिमेम्बर जब हम लोग ग्लेशियर पे थे, कई हमारे जवानों की और लोगों की डेथ हुई, सोल्जर्स की। बॉडीज वहां पर क्योंकि -40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो बिल्कुल अकड़ जाती हैं। हेलीकॉप्टर में भी उनको नीचे नहीं भेजा जा सकता है। तो जब मौका ऐसा आता है तो जो हमारे वहाँ स्किड बोर्ड, जो खाना की सप्लाई, जो एयर ड्रॉप खाना होता है, उसके जो बोर्ड्स होते हैं, उन बोर्ड्स पर उनको लटा के और केरोसिन ऑयल छिड़क के 1 बॉडी, 2 बॉडी, 4 बॉडी, 5 बॉडी, डिपेंडिंग ऑन कब कैसा सिचुएशन है, और उसको हम लोग क्रिमेट करते थे और सल्यूट करते थे उस वक्त। दैट वाज ऑल। सो कई बार ये आप सोचते हैं तो वो चीजें कहीं पर या लगता है कि शायद दे डिजर्व अ बेटर ट्रीटमेंट आफ्टर दैट, बट उस समय नहीं थी, फैसिलिटीज कम थी। अब रिवाज बदल गया है, अब तो कुछ भी होने पर किसी भी तरीके से उसको घर पहुंचाया जाता है, और ग्लेशियर पे मुश्किल भी होता है। वेदर पैकअप हो गया, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक वेदर बिल्कुल पैक्ड अप है, हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सो वो चीजें हैं जो कई बारी लगती हैं। एक लंबा दौर रहा है आपका इस ड्यूटी में, काफी ज्यादा बदलाव भी देखा होगा आपने। जब शुरू करा था तो कुछ और था, जब रिटायरमेंट हुई तब कुछ और सिचुएशंस थी, और कुछ उम्मीदें भी होंगी कि आगे कुछ और बदलाव हो। क्या बदलाव है जो आप चाहते हैं कि एक्चुअल इंडियन आर्मी में हो?
देखिए, बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो परमानेंट है, और बदलाव जरूरी भी है। अगर आप स्टैग्नेंट हो गए, बदलाव नहीं है, तो आप डिमिनिश हो जाएंगे। ठीक। और हमारी आर्मी खास करके एक प्रोफेशनल आर्मी है। वो दुनिया में सब जगह कहाँ क्या हो रहा है और वॉरफेयर के लिहाज से क्या चीज अच्छी है, कब किस चीज को अडॉप्ट करना है, उसको पहले से देखती है, उसको सोचती है और उसको अडॉप्ट करती है, उसके लिए अपने को ट्रेन करती है, और वो चीज लगातार होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने में टेक्नोलॉजी का उतना चलन नहीं था, अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारी चीजें बेस्ड हैं, तो हमारी आदमी उसको उसी मुताबिक अडॉप्ट किया है, अपने को उसी मुताबिक चेंज किया है, एंड इसी मुताबिक आगे भी जिस तरह के बदलाव की जो जरूरत होगी, पीपल सिटिंग इन द आर्मी दे आर क्वाइट कॉम्पिटेंट, उसको टाइमली अडॉप्ट करते रहेंगे। ख्वाहिश क्या आपकी एक जिंदगी में ख्वाहिश होती है कि कौन सी चीज है? जैसे मैंने हर्षा कक्कर सर से सेम सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब दिया था कि उनको गाने का बड़ा शौक है। ऐसा कोई आपका शौक? गाने का शौक वैसे मेरे को भी बहुत है, लेट मी टेल यू दैट, और अनफॉर्चुनेटली गा नहीं सकता। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एपिसोड बताऊंगा। जब मेरे को कमीशन मिला एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट, मैंने अपनी यूनिट ज्वाइन करी, तो ज्वाइन करने के 2-3 दिन के बाद की बात है, एक ऑफिसर के घर में एक छोटी सी पार्टी थी, उनकी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम यूनिट के अपने सारे ऑफिसर्स और लेडीज को मिल रहे थे। तो उनको भी एक शौक चढ़ा कि नया ऑफिसर आया है तो इसको बोले गाना सुनाओ। तो मेरे को सबने बोला, भाई आप एक गाना सुनाइए। ऐसे यार गाना मुझे नहीं आता है, आई लव टू सिंग, बट मुझे आता नहीं है, तो मैं नहीं गा सकता। सो आई केप्ट सिंग दैट एंड दे केप्ट इंसिस्टिंग, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप गाना सुनाइए। तो उस समय हमारे जो सीईओ थे, उनकी वाइफ ने बोला कि अरे इतना तो हम किसी लेडी से भी अगर इंसिस्ट करते तो वो गा देती। तो मुझे कुछ कहीं लगा कि यार अब ये तो ज्यादा हो गया, तो मुझे कुछ करना चाहिए। सो आई टोल्ड देम, ठीक है मैं आपको गाना सुनाऊंगा, लेकिन एक बात है, आप हंसेंगे नहीं और बीच में छोड़ के जाएंगे नहीं, मेरा गाना आपको सुनना पड़ेगा। तो ठीक है आप गए। तो हमने भी, और आई वॉज नॉट अ ड्रिंकर ऑफ हार्ड ड्रिंक्स, बट वो होता है यंग ऑफिसर आया तो उसको जरूर तो मेरे हाथ में एक पैक भी था। सो मैंने हाथ में पैक देखा, उसको देखा, लोगों को देखा, ऐसे यार इतने सारे सीनियर ऑफिसर्स मेरा गाना सुनना चाहते हैं। फिर मैंने कोई एक गाना, वेग सा गाना सुनाना शुरू किया। कौन सा गाना था? और इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ओ मेरे दिल के चैन, वो मैंने अपनी तरीके से गाना शुरू किया टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। बट लोगों ने मुंह साइड में करके हंसना शुरू किया, और 1 मिनट के बाद उनका, यार सॉरी हमने आपसे गाने को कहा, थैंक यू, अब आइंदा से कभी नहीं करेंगे। बट उसका फायदा ये हुआ कि उसके बाद से आज तक मुझे किसी ने गाने के लिए दोबारा रिक्वेस्ट तो हम सुनना चाहेंगे गाना आप। नहीं, थैंक यू सो मच, आई डोंट वांट टू टॉर्चर यू आप लोग को। नहीं सर, 2 लाइन ही हो जाए बस। नहीं, थैंक यू सो मच, आई एम रियली नॉट गुड एट सिंगिंग, दो आई लव टू सिंग, ऐसी बात नहीं है। तो सर आपका फेवरेट सॉन्ग है कौन सा, और सिंगर भी? जाहिर बात है, अगर हमने ये वाला गाना गाया था तो ये भी हमारा अच्छा फेवरेट ही था, फेवरेट सॉन्ग रहा होगा। उसके बाद कोई नया नहीं आया? नहीं, उसकी बात तो कोई नया नहीं। कि गाना सुनना छोड़ दिया क्या आपने? सोचा ऐसी बातें सुनने को मिली कि उसका हमने लोगों को गाना सुनाने शुरू किया ना, फिर इतने सारे लेक्चर देने पड़ते थे जवानों को, तो वो भी एक तरह का गाना ही है ना। सफर बहुत अच्छा रहा था आपका, काफी मस्ती में आपका वो भी निकला, क्या कहते हैं, जर्नी जो थी आपकी, आर्मी की जर्नी निकली, काफी एंजॉय करा आपने। और आपने बताया भी कि जो आपके गाने के शौकीन जो लोग थे, आपके गाने सुनने के शौकीन लोग, तो उन्होंने भी गाना सुनना छोड़ दिया। तो काफी ज्यादा अच्छा आपका सफर रहा है, और उम्मीद है कि आपकी जिंदगी भी जो है वो ऐसी खुशनुमा तौर से चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। कुछ ऐसी बातें जो आप यूथ को बोलना चाहें, कुछ एक मैसेज जो यूथ को देना चाहे? देखिए, यूथ के पहले एक्चुअली मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, क्योंकि हर बच्चे का जो पहली लर्निंग होती है वो अपने घर से ही होती है, और इसलिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि अपने बच्चे को करेक्ट वैल्यूज दें। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो वो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को सही चीज़ सिखाएं, सही गलत में फ़र्क करना सिखाएं और सही को अडॉप्ट करना सिखाएं। और यूथ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी सोच जो है वो एक बहुत अच्छी और ऊंचे दर्जे की रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो सोचेंगे वही हम करेंगे, हमारे एक्शंस उसी हिसाब से होंगे और उसी हिसाब से हमारा कैरेक्टर बनेगा। अगर हमारी सोच में कुछ जज्बा है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, सही गलत को पहचान सकते हैं, कुछ देश के लिए करने का कहीं पर नेशनलिज्म आना बहुत जरूरी है, अगर वो मादा है कहीं पर, तो हमारे एक्शंस अपने आप काफी हद तक सही हो जाएंगे। और अगर हमारे एक्शंस सही होंगे तो हमारे परिवार के एक्शंस सही होंगे, हमारे परिवार के सही होंगे तो हमारे देश के सही होंगे और हमारा देश तरक्की कर सकता है। सोच के ऊपर मैं कहूँगा जरूर ध्यान रखें और एक वो कर गुजरने की और सही गलत की जो चीज़ है उसको ध्यान रखें। सर, आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं आपकी। ऐसी अनरिकॉग्नाइज्ड अचीवमेंट क्या है जो आपके लिए अचीवमेंट थी, आपने अपने आप को बताया कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया है और आगे बढ़ो, पर वो ऑफिशियली अचीवमेंट नहीं बन पाई? इस मामले में वैसे मैं काफ़ी लकी रहा हूँ। मेरे को अपने करियर में 4 अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग गैलेंट्री अवार्ड्स, और वो मेरे करियर के अलग अलग स्टेज पर। ऑफिसर स्टार्ट करता है नॉर्मली प्लेटून कमांडर लेवल से, तो एज अ प्लेटून कमांडर भी मेरे को मिला है, एज अ कंपनी कमांडर भी मिला है, एज अ बटालियन कमांडर मिला है एंड एज अ ब्रिगेड कमांडर भी मिला है। सो ज़्यादातर तो हर जगह चीज़ें पूरी तरह से से रिकॉग्नाइज हुई, ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगर हम सोचें तो यस, जो मैंने सियाचिन ग्लेशियर में जो कुछ भी चीज़ें करी, इनफैक्ट जो उस वक्त की एक हाईएस्ट पोस्ट थी सियाचिन ग्लेशियर की, उसको भी मैंने उस टाइम पर इस्टेब्लिश किया था। बट उस समय शायद उस तरह का चलन नहीं था अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स वाला, तो वो एक अलग से अगर हम कहें कि उसको रिवॉर्ड कोई मिला हो तो नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। बट यस, कहीं ना कहीं तो मिला ही है। दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू डू वेल इन द आर्मी। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और ऐसे ही हम आपसे जुड़े रहेंगे। अगर किसी तरह का कोई मुद्दा आता है सामने और आपसे बात करने की ज़रूरत पड़े, हम बिल्कुल आपसे बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही हम आप लोगों से और मिलते रहेंगे और जवानों के साथ और उनकी कहानियों के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए द पेन पोर्टल के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार।